बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से और दरूद व सलाम है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पाक पे। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ आयनिक रेडियाई एंड कोवलेंट रेडियाई। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले प्रीवियस टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ एटॉमिक साइजेस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एटॉमिक साइजेस। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एटॉमिक साइजेस: एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई एंड कोवलेंट रेडियाई। तो इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये दो इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहले है आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई की डेफिनेशन पढ़ने से पहले आपको इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि व्हाट इज़ आयन। तो एनी चार्ज स्पीशी इज़ नॉन एज आयन। अब वो चार्ज प्लस भी हो सकता है, वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। तो एनी चार्ज स्पीशी इज़ नॉन एज आयन, और उस चार्ज स्पीशी का जो रेडियस होता है उसको हम आयनिक रेडियाई बोलते हैं। इट इज़ द रेडियस ऑफ आयन is the radius of ion while considering it to be the spherical in shape। कि किसी भी आयन का जो रेडियस है उसको हम आयनिक रेडियस बोलते हैं। नेक्स्ट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयन। एक टाइप को हम केटाइन बोलते हैं और दूसरे टाइप को हम एनाइन बोलते हैं। तो डेफिनेटली केटाइन और एनाइन तब बनते हैं कि जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, तो डेफिनेटली उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसको हम केटाइन बोलते हैं। और अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उस पर चार्ज नेगेटिव आएगा, जिसको हम एनाइन बोलते हैं। तो द केटाइनिक रेडियस क्या है? द रेडियस ऑफ केटाइन इज़ नॉन एज केटाइनिक रेडियस एंड द रेडियस ऑफ एनाइन इज़ नॉन एज एनाइनिक रेडियस। मीन कि अगर मैं बात को मज़ीद आसान करूं तो मैं आपको बता सकता हूं कि किसी पॉजिटिव चार्ज स्पीशी का जो रेडियस है उसको हम केटाइनिक रेडियस बोलते हैं, और किसी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ के रेडियस को हम एनाइनिक रेडियस बोलते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट MCQs हैं कि रेडियस ऑफ केटाइन इज़ स्मॉलर दैन इट्स पेरेंट्स एटम। कि रेडियस ऑफ केटाइन हमेशा अपने पेरेंट्स एटम से स्मॉलर होगा। अब इसके अंदर ये पेरेंट्स एटम क्या है और ये कैसे स्मॉलर होता है इसको हम डिटेल में देखते हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये भी बताता चलूँ कि रेडियस ऑफ एनाइन इज़ ग्रेटर दैन इट्स पेरेंट्स एटम। कि ये अपने पेरेंट्स एटम से इसका रेडियस ज़्यादा होता है, एनाइन का रेडियस, और केटाइन का रेडियस अपने पेरेंट्स एटम से कम होता है। ये कैसे होता है, इसकी रीज़न क्या है, ये हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। फ़िलहाल आप इतना याद रखें कि ये दोनों MCQs में आते हैं कि रेडियस ऑफ केटाइन इज़ स्मॉलर देन इट्स पेरेंट्स एटम और रेडियस ऑफ एनाइन इज़ ग्रेटर देन इट्स पेरेंट्स एटम। अब हम देखते हैं कि वाई द साइज ऑफ एनाइन इज़ ग्रेटर दैन इट्स पेरेंट्स एटम। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एनाइन का साइज़ अपने पेरेंट्स एटम से ज़्यादा क्यों होता है। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एनाइन होता क्या है। तो डेफिनेटली अगर मैं आपके पास एक एग्जांपल लिखूं कि मिसाल के तौर पर मेरे पास ये क्लोरीन है, मैं क्लोरीन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऐड कर देता हूँ, इट वाज न्यूट्रल एटम, तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू Cl नेगेटिव। तो डेफिनेटली ये जो Cl नेगेटिव है दिस इज़ नॉन एज एनाइन। अब अगर मैं इसके रेडियस की बात करूँ तो डैट इज़ 99 पिकोमीटर। पिकोमीटर एज यूनिट ऑफ लेंथ आपको बता चुका हूँ, एंड दिस इज़ 181 पिकोमीटर। अब यहाँ पर आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि जो क्लोरीन न्यूट्रल एटम है इसका रेडियस कम है, और जो क्लोराइड आयन है इसका रेडियस ज़्यादा है। ये भी आपके MCQs में दोनों आते हैं कि क्लोराइड आयन का रेडियस कितना है और क्लोरीन का रेडियस कितना है। अब इसमें आपको वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि जो क्लोराइड आयन है यानी कि जो एनाइनिक रेडियस है वो अपने पेरेंट्स एटम से उसका रेडियस ज़्यादा है। पेरेंट्स एटम उस एटम को बोलते हैं जिससे वो एनाइन बनता है। तो आप यहाँ पर इसकी रीज़न क्या है, इसकी क्या लॉजिक है कि जो पेरेंट्स एटम से एनाइन का साइज़ जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो देयर आर डिफरेंट रीजंस, उन रीजंस को हम डिटेल में देखते हैं। द फर्स्ट वन रीज़न इज़ द इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशो। डेफिनेटली अब इसके क्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन थे, आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो वो 8 हो गए। तो पहले तो इसके अंदर हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन थे वो 17 थे क्लोरीन के अंदर,
और प्रोटॉन की तादाद भी कितनी है जी 17 है, क्योंकि आप जानते हैं कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की रेशियो बैलेंस थी, लेकिन जैसे ही आपने उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो अब इलेक्ट्रॉन हो गए 18 और प्रोटॉन हो गए 17। तो डेफिनेटली ये जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है ये बढ़ गई और प्रोटॉन की तादाद कम हो गई। इट्स मीन इन दोनों का बैलेंस वो नहीं रहा जो होना चाहिए था, जो इक्वल इक्वल था वो इक्वल नहीं रहा। अब उससे फ़र्क क्या होगा, प्रोटॉन थोड़े हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। अब इससे फिर क्या इफ़ेक्ट होगा, तो डेफिनेटली प्रोटॉन की अट्रैक्शन कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन चूँकि ज़्यादा हैं तो उसका जो साइज़ है वो एक्सपेंड हो जाएगा, साइज़ बड़ा हो जाएगा। तो उसी को साइज़ को तो हम रेडियस बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। मैंने बता चुका हूँ कि पहले अब प्रोटॉन की तादाद कम है तो डेफिनेटली प्रोटॉन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक्सपेंड। डेफिनेटली जब आप इलेक्ट्रॉन एक ऐड करते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पहले से क्या हो जाता है, पहले से बढ़ जाता है। डेफिनेटली पहले अगर यहाँ तक था तो अब इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड कर रहे हैं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पहले से ज़्यादा हो जाएगा। तो डेफिनेटली जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा होगा तो हमारा रेडियस भी ज़्यादा हो जाएगा। तो दीज आर द रीज़न कि वाई द साइज ऑफ A9 इज़ ग्रेटर देन इट्स पेरेंट्स एटम। इम्बैलेंस ड्यू टू द इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियर डिक्रीजेज एंड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक्सपेंड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वाई द साइज ऑफ कीटाइन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट्स एटम। अब कीटाइन का साइज स्मॉलर होता है। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कीटाइन होता क्या है। तो डेफिनेटली आपके पास फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सोडियम है, इट इज़ न्यूट्रल एटम। अगर मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन छीन लेता हूँ तो इस पर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। अब ये जो सोडियम न्यूट्रल एटम है इसका साइज़ था 186 पिकोमीटर, और अगर मैं सोडियम प्लस आयन की बात करूं तो इसका साइज़ है 95 पिकोमीटर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 95 पिकोमीटर कम है और 186 पिकोमीटर ज़्यादा है। तो मीन कि आयन केटाइन का जो रेडियस है वो अपने पेरेंट्स एटम से कम होता है। याद रहे डियर स्टूडेंट्स, एनाइन का रेडियस ज़्यादा होता है और कीटाइन का रेडियस कम होता है। अब सबसे पहले आपने बताना है कि कीटाइन कैसे बनता है। आपने बताना है कि व्हेन अ न्यूट्रल एटम लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन इट गेट्स पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज नोन एज कीटाइन, और रेडियस ऑफ कीटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट्स एटम। रीज़न क्या है? रीज़न आप यहाँ पर ये बता सकते हैं कि पहली बात है कि वही बात, इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन रेशियो। अब पहले तो उसके अंदर, अब सोडियम की अगर मैं बात करूं तो उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद 11 ही थी और प्रोटॉन की तादाद भी 11 ही थी, दोनों के दरमियान बैलेंस था। लेकिन जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसकी तादाद क्या हो गई, 10 हो गई इलेक्ट्रॉन की, और प्रोटॉन तो 11 ही हैं। अब प्रोटॉन ज़्यादा हैं और इलेक्ट्रॉन कम है, तो डेफिनेटली प्रोटॉन की अट्रैक्शन अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा हो जाएगी। जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो मैंने आपको बता रखा है कि अट्रैक्शन ज़्यादा होने से साइज़ हमेशा कम होता है और अट्रैक्शन कम होने से साइज़ ज़्यादा होता है। अब चूँकि अट्रैक्शन यहाँ पर ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपके पास जो साइज़ है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यूजली अ शेल इज़ लॉस्ट, आपके पास एक शेल भी ख़त्म हो जाता है अगर आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। ये अक्सर केसेस में होता है, हर केस के अंदर ये बात नहीं होती। एंड द नेक्स्ट इज़ वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस या पीरियोडिक ट्रेंड। तो बेटा इसकी पीरियोडिक ट्रेंड सेम ही है जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि जैसा कि पीरियोडिक टेबल के अंदर दो तरह की लाइंस होती हैं, मैंने आपको बताया, लेफ़्ट से राइट लाइंस जिनको हम पीरियड्स बोलते हैं, और टॉप से बॉटम ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, दीज लाइंस आर नॉन एज ग्रुप्स। तो लेफ़्ट से राइट यानी कि ग्रुप के अंदर ये डिक्रीज़ होगा, और टॉप से बॉटम ये ग्रुप लेफ़्ट से राइट पीरियड्स के अंदर डिक्रीज़ होगा, और टॉप से बॉटम जो ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर आयनिक रेडियस इंक्रीज़ होगा। तो ये इसका पीरियोडिक ट्रेंड, इसकी पीरियोडिक रीज़न ये बिल्कुल सेम है जैसा कि आपने आयनिक रेडियस, जिसके आपके ने एटॉमिक रेडियस के अंदर इसको पढ़ा था। इसकी रीज़न्स जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अक्रॉस द पीरियड्स क्या रीज़न्स होती हैं। साइज़ डिक्रीज़ होता है, रीज़न्स आपको बताऊँगा कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट जो है वो कांस्टेंट है। ये सारी बातें हम डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं, आपने जस्ट याद रखना है और रीज़न सेम लिखनी है जैसा कि आप पहले इसके अंदर लिख चुके हैं। ये नेक्स्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर कि केटाइनिक रेडियस इज़ मोस्टली फॉर मेटल।
अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि मोस्टली जो मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती हैं। ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करती बल्कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती हैं। अब अगर आप पीरियोडिक टेबल के अंदर देखेंगे, अगर मैं एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं तो फर्स्ट ए और सेकंड ए मेटल्स हैं। अगर आप नेक्स्ट देखें पी ब्लॉक के अंदर तो उसके अंदर मोस्टली नॉन मेटल और मेटलाइट्स हैं। तो जो रेडियस ऑफ कीटाइन की जब हम बात करेंगे तो अंडरस्टूड सी बात है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द रेडियस ऑफ मेटल्स, कि हम मेटल्स की बात कर रहे हैं। और जब हम बात करेंगे एनाइनिक रेडियस की तो इसका मतलब है कि हम नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं। और वो कौन कौन से ग्रुप? 5A to 7A। 5A का तो आपको पता ही होगा कि ये कौन सा ग्रुप होता है जी, 5A, 6A और 7A। तो इसके अंदर सबसे पहले 5A अगर मैं देखूँ तो 6A ऑक्सीजन वाला ग्रुप होता है और 7A हमारे पास जो है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वाला होता है। और 5A हमारे पास नाइट्रोजन वाला ग्रुप होता है। मींस कि ये जितने भी ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स के अंदर आपके पास जब रेडियस होगा वो उस रेडियस को हम इनाइनिक रेडियस बोलेंगे। और जो मेटल्स का रेडियस होगा उसको हम केटाइनिक रेडियस बोलेंगे। अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, आप यहाँ पर इसको एज ए एमसीक्यूज़ याद रख सकते हैं कि ये दोनों आपके एमसीक्यूज़ में अक्सर आ जाते हैं जी। नेक्स्ट इज़ कि रेडियस। अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास दो एटम इकट्ठे पड़े हैं, जैसा कि अगर मैं इसकी बात करूं तो एक पॉजिटिव है और दूसरा मेरे पास नेगेटिव है। मसलन अगर मैं बात कर लेता हूं सोडियम क्लोराइड की, NaCl, ये दोनों कंपाउंड पड़े हैं, ये दोनों एटम इसके अंदर मौजूद हैं, सोडियम है और क्लोरीन है। अब डेफिनेटली एनाइन का साइज़ बड़ा होता है तो उसका मैंने बड़ा यहाँ पे शो किया है, और कीटाइन का साइज़ चूँकि छोटा होता है तो उसको छोटा शो किया। अब आर क्या है? इट इज़ इंटर आइनिक डिस्टेंस। मीन कि इन दोनों आइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम इंटर आइनिक डिस्टेंस कहते हैं। और ये एक्चुअली क्या है? इट इज़ एक्चुअली आर नेगेटिव कि इसका यहाँ से यहाँ तक कितना फासला था, और आर पॉजिटिव कि इसके सेंटर से इसके वैलेंस शेल तक कितना फासला था। तो इन दोनों को अगर मैं प्लस कर लूँ तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? तो इट विल बी इंटर आइनिक डिस्टेंस, या जिसको मैं आर बोलता हूँ, ये यहाँ पर माइनस नहीं होगा। और नेगेटिव मीन रेडियस ऑफ इनाइन और आर पॉजिटिव मीन रेडियस ऑफ कीटाइन जी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पॉलिंग, एक साइंटिस्ट जिसने, आप जानते हैं, नेगेटिविटी का स्केल बनाया था, जिसके मुताबिक फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है और सबसे कम किस एलिमेंट की होती है, ये आपने सोचना है और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। नेक्स्ट पॉलिंग ने सबसे पहले दो एटम की बात की थी, और वो कौन कौन से थे? डैट वाज सोडियम एंड पोटाशियम एंड क्लोराइड है। मीन ये पोटाशियम और ये क्लोराइड है। अब उसके अंदर उसने ये चेक किया कि अगर मैं इसका इंटर आइनिक डिस्टेंस देखूं तो वो किसके बराबर आता है? ये जो हमारे पास केटाइन है इसका रेडियस 133 पिकोमीटर और इनाइन का रेडियस 181 पिकोमीटर। और अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो ये 314 पिकोमीटर आ जाएगा। इसको हम इंटर आइनिक डिस्टेंस कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपने एक बात सोचनी है कि अगर आपके पास इस तीनों वैल्यूज़ में से कोई सी दो वैल्यूज़ हों तो आप तीसरी वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँगा कि अगर आपके पास मौजूद है ये इंटर आइनिक डिस्टेंस मौजूद है और ये एनाइन का जो रेडियस है वो मौजूद है, तो आप क्या कर सकते हैं? मसलन अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा तो अगर मैं रेडियस ऑफ कीटाइन मालूम करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा? आर माइनस आर नेगेटिव। इट्स मीन कि मैं इंटर आइनिक रेडियस में से एनाइनिक रेडियस को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास जो है वो केटाइनिक रेडियस आ जाएगा। इट्स मीन अगर इन तीनों में से आपको कोई सी दो वैल्यूज़ मौजूद हों तो आप तीसरी वैल्यू को याद कर सकते हैं। और ये तीनों यहाँ पर ये एमसीक्यूज़ हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में ये चीज़ मौजूद है। आप इसको एमसीक्यूज़ के तौर पर याद रख सकते हैं कि पोटाशियम का कितना है और क्लोराइड आयन का हमारे पास कितना आइनिक रेडियस है। Dear students, our next topic is covalent radii. कोवलेंट रेडियाई की डेफिनेशन देखते हैं। द कोवलेंट रेडियाई ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द सिंगल बॉन्ड लेंथ बिटवीन द टू सिमिलर एटम कोवलेंटली बॉन्डेड इन अ मॉलिक्यूल। कहते हैं कि किसी भी
दो एटम के दरमियान जब कोवलेंट बॉन्ड बना होता है तो उसका जो, अगर हम दरमियान वाला फासला ले रहे हैं तो और उसका हाफ कर लें तो वो हमारे पास कोवलेंट रेडियाई आता है। मसलन यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये दो हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइंड हैं। अगर मैं इनका दरमियान का फासला ले लेता हूँ, मीन ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है, तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ है अगर मैं इसका हाफ ले लेता हूँ तो वो मेरे पास उस एक एटम का रेडियस आ जाएगा। अब देखें ये दो एटम है, एक हाइड्रोजन और फिर दूसरा हाइड्रोजन। अच्छा, इसमें मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन का ये जो डिस्टेंस था, ये टोटल डिस्टेंस जो दरमियान का, दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान का डिस्टेंस था, डैट वाज 75.4 पिकोमीटर। और मैं अगर इसका हाफ करूँगा 75.4 पिकोमीटर का, तो मेरे पास जो एग्जैक्टली इसका हाफ आएगा जी, वो कितना आएगा, डैट विल बी 37.7 पिकोमीटर। तो दिस इज़ नॉन एज द कोवलेंट रेडियाई या कोवलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, कि इट इज़ द हाफ ऑफ द सिंगल बॉन्ड लेंथ बिटवीन द टू सिमिलर एटम। यहाँ पर आपने जो बात याद रखनी है कि सिंगल बॉन्ड लेंथ होती है, क्योंकि आपको पता है कि डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। डबल और ट्रिपल की आप बात नहीं करेंगे, सिर्फ सिंगल बॉन्ड की बात करेंगे। और दोनों एटम्स को सिमिलर होना चाहिए। सिमिलर क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर सिमिलर नहीं होगा तो आपके पास वो वैल्यू नहीं आएगी जो आपको रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि नेबरिंग एटम जो होता है वो एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से उसका रेडियस चेंज हो जाता है। ये नेक्स्ट इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ कोवलेंट रेडियस, कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट एटम आ जाएं तो फिर हम उसका कोवलेंट रेडियस को कैसे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं CH3Cl की, CH3Cl, अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो दो चीज़ों की मैं मालूम करना चाहता हूं, कार्बन और क्लोरीन। तो कार्बन और क्लोरीन की अगर मैं देखना चाहूं और मुझे बताया जाए जो है कार्बन और क्लोरीन की दोनों की जो बॉन्ड लेंथ है, दोनों के इंटर आयनिक जो डिस्टेंस है, डैट इज़ 176.7 पिकोमीटर। ये यहाँ पर मौजूद है कि 176.7 पिकोमीटर इन दोनों का डिस्टेंस है। और वहाँ पे बताया जाए कि जो क्लोरीन एटम है उसका जो आपके पास रेडियस है, डैट इज़ 99.4 पिकोमीटर। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि आप कार्बन का कैसे फाइंड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जब सिमिलर एटम हो तो आपने सिंपल उसका हाफ ले लेना है, जितना भी उसका बॉन्ड लेंथ आ रहा है उसका हाफ ले लें, वो उसका एटॉमिक रेडियस हो जाएगा। लेकिन अगर सिमिलर एटम मौजूद नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इन दोनों की बॉन्ड लेंथ मालूम कर लेंगे और उसमें से किसी एक एटम का बॉन्ड लेंथ, किसी एक एटम के रेडियस का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर आप दूसरे के रेडियस को आसानी से डिफाइन कर सकते हैं और मालूम कर सकते हैं। कैसे? कि अगर कार्बन और क्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर इसका जो बॉन्ड लेंथ थी, डैट वाज 176.7 पिकोमीटर। जबकि अगर मैं बात करूं कि क्लोरीन का जो इसके अंदर रेडियस था, डैट वाज 99.4 पिकोमीटर। तो मैंने क्या किया कि टोटल, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि इसका करने का तरीकाकार ये है कि टोटल था 176.7 और उसमें से जो क्लोरीन का था, डैट वाज 99.4 पिकोमीटर। तो डेफिनेटली बाकी जो यहाँ पर आपके पास बचेगा, डैट इज़ 77.3 पिकोमीटर, डैट इज़ द रेडियस ऑफ कार्बन। तो इट्स मीन कि अगर आपके पास बॉन्ड लेंथ हो और उसके साथ आपके पास किसी एक एटम का रेडियस हो तो हम दूसरे एटम के रेडियस को मालूम कर सकते हैं। मसलन अगर यहाँ पे हमारे पास कार्बन का होता तो हम क्लोरीन का मालूम कर लेते, लेकिन दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ द पीरियोडिक ट्रेंड। तो इसका पीरियोडिक ट्रेंड भी सेम है जैसा कि आपका पास एटॉमिक रेडियस का था, जैसा कि आपके पास आयनिक रेडियस का था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द आयनिक रेडियस और कोवलेंट रेडियस। अब इसके अंदर आपने जो अब तक पढ़ा है कि आयनिक रेडियस क्या होता है, आयन क्या होता है, उसका साइज़, कैटायनिक का साइज़ कम क्यों होता है, एनायनिक का साइज़ ज़्यादा क्या होता है, उसका पीरियोडिक ट्रेंड क्या है, कोवलेंट रेडियाई क्या है, कोवलेंट रेडियाई को हम कैसे फाइंड करते हैं और इसका पीरियोडिक ट्रेंड क्या है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट इट। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।